हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अपने पिछले वीडियोस में हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसे भी आप देख सकते हैं। आज की बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसकी पूरी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, टॉपिक है और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है। एटम के अंदर क्या होता है कि अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब वन एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं या हायर से लोअर में जंप करते हैं तो वहाँ पर स्पेक्ट्रा मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है जब लोअर से हायर में जाते हैं, और हायर से जब लोअर में आते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो इस तरीके से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, या ये कह लीजिए कि स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ रोटेशन भी होता है, कुछ वाइब्रेशन भी होता है। अगर हम एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर एग्जांपल हम HCl की बात कर रहे हैं। HCl के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्या है, क्लोरीन है। दोनों के बीच में कुछ इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्पेस है। तो ये एक इंटर एटॉमिक स्पेस है और यहाँ पर कहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा। ये सेंटर ऑफ मास हो गया। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों एटम्स वाइब्रेट कर सकते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पास आके दूर जा सकते हैं। तो इसके जो वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स का मतलब यह है कि इनकी कुछ डेफिनेट एनर्जी होती है। ये क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, यानी कि अगर ये वाइब्रेशन कर रहे हैं तो इनकी कुछ एनर्जी होगी। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी और प्रोवाइड कर देंगे तो कुछ एक अलग लेवल पे ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे, एक हायर लेवल पे वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे। तो दो क्वांटाइज्ड लेवल्स के बीच में कोई तीसरा लेवल नहीं आ सकता। दैट मीन्स जो है एक निश्चित एनर्जी के लेवल है। एक एनर्जी यहाँ पर है, एक हायर एनर्जी है, एक उससे ऊपर है। ठीक है, तो एक वाइब्रेशनल लेवल्स जैसे हमने यहाँ V से दिखा रखा है, ये V डबल डैश इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये वाइब्रेशनल लेवल्स मैंने शो कर रखे हैं किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। इसके अलावा ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। मान लिया ये मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन है। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से रोटेशन हो सकता है। तो रोटेशन में भी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड रहती है। दैट मीन्स उसके कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटेशन के ये लेवल्स शो कर रखे हैं, 0 1 2 3। रोटेशन की जो क्वांटम नंबर होता है उसे हम J से डिनोट करते हैं, और वाइब्रेशन का जो क्वांटम नंबर होता है उसे हम V से डिनोट करते हैं। तो ये जो ज़्यादा स्पेस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, V इज इक्वल टू 0 0 से 1 2 3, ये सब क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। और जो पास पास ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जो हैं आपके रोटेशनल लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, जबकि वाइब्रेशनल लेवल्स का एनर्जी गैप उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें तीसरा लेवल, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर भी जा सकता है, इसका इधर भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस स्पेस में कहीं ना कहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जा सकते हैं। तो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए तीन तरीके के स्पेक्ट्रा हो सकता है। एक तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, दूसरा हो सकता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और तीसरा हो सकता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशनल रोटेशनल क्यों कहते हैं वो भी अभी हम आपको समझाएंगे। प्योर रोटेशनल का मतलब यह है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, उसे आपने थोड़ी सी एनर्जी दी तो वो रोटेट कर रहा है, इसके लिए बहुत ही माइल्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्योर रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा होता है वो एक डेफिनेट वाइब्रेशनल लेवल पे होता है। मान लिया हम वाइब्रेशनल लेवल 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 पर ही ये कई सारे इसके रोटेशनल लेवल होंगे। 1 पर भी इसके कई सारे रोटेशनल लेवल होंगे, 0 1 2 3।
वाइब्रेशनल लेवल अगर 2 है तो यहां पर भी कई सारे रोटेशनल लेवल होंगे, यानी कि रोटेशनल लेवल अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की ही बात कर लेते हैं। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो एब्जॉर्प्शन में हमारे को दिखाई देता है, इमिशन में दिखाई नहीं देता बल्कि एब्जॉर्प्शन में दिखाई देता है। यानी कि किसी मॉलिक्यूल को जब एनर्जी दी जाएगी तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर लेवल में जंप कर जाएगा, और ये इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, एक तरीके से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए ये एब्जॉर्प्शन में दिखाई देता है। ये फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव रीजन में दिखाई देता है, और फार इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो होती है, ये वेवलेंथ दिखा रखी है 10⁻² माइक्रो से 10⁻⁴ माइक्रोमीटर तक के रीजन में होती है। इसके अलावा रोटेशनल स्टेट्स आर सेपरेटेड बाय 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, किन्हीं भी 2 एनर्जी लेवल्स के बीच का, मान लिया ये 4 और 5 के बीच का हम एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप देख रहे हैं, तो ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी का है, अप्रोक्सीमेटली इतना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है, अगर हम इसी लेवल की बात करें, ये सारे के सारे रोटेशनल लेवल्स हैं। हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल 0 लेवल से 1 में आ जाए, या 1 लेवल से 2 में आ जाए, या 2 लेवल से 3 में आ जाए। इनके लिए जो डेल्टा जे है वो +-1, ये सिलेक्शन रूल है, ये फॉलो करते हैं। यानी कि 1 से 2 में, 2 से 3 में जंप कर सकते हैं। ये रोटेशनल लेवल है। जब इन्हें बहुत थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है, यानी कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी की दी जाती है, तो इसके अंदर ये एब्जॉर्ब करके किसी हायर लेवल में जा सकते हैं, और तब जो है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है। यानी कि इसके अंदर वाइब्रेशन में कोई एनर्जी नहीं गई है, इसलिए इसे बोलते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। लेकिन वाइब्रेशनल रोटेशनल में क्या होता है कि वाइब्रेशनल लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जब एनर्जी इससे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 टाइम्स एक्स्ट्रा दी जाती है, यानी कि 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी की दी जाती है, तो तब जो है वो एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जंप कर जाते हैं। यानी कि हो सकता है कि वो इसके 1 से डायरेक्ट इसके 2 में, ऊपर वाले के 2 में जंप कर जाएं। v=0 से 1 में तो जंप कर ही रहे हैं, साथ ही रोटेशनल लेवल्स में भी जंप हो सकता है, या हो सकता है यहां के 2 से यहां के 3 में पहुंच जाएं। ठीक है, तो वाइब्रेशनल लेवल तो जंप हो ही रहे हैं, साथ साथ रोटेशनल लेवल में भी जंप हो रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो यहां पर 2 वाइब्रेशनल लेवल के बीच का जो सेपरेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी का होता है। तो इसीलिए यहां पर इतनी एनर्जी अगर मिल रही है, इससे 100 टाइम्स एनर्जी मिल रही है अप्रोक्सीमेटली, तो तब ये प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, हो सकता है कि वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा जब उसे एनर्जी मिलेगी। तो ये भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में ही प्रोड्यूस होता है, और ये नियर इंफ्रारेड रीजन में प्रोड्यूस होता है। इसकी वेवलेंथ जो होती है 1 माइक्रोमीटर से 10⁻² माइक्रोमीटर की कैटेगरी की होती है। तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो जब ज़्यादा एनर्जी मिल रही है किसी मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल HCl को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, भाई रोटेशनल लेवल से 100 टाइम्स ज़्यादा मिल रही है तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा, और अगर उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा मिल रही है तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, वो एक अपने हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे। तो मान लिया ये जो जो हमने ये डॉटेड लाइन दिखाई है, और ये पूरा का पूरा ये एक एनर्जी लेवल्स हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, ये सारे सारे एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है। ऊपर वाले जो हमने ये दिखा रखे हैं, ये वाले सारे के सारे, ये B से लेकर यहाँ तक के, ये सारे के सारे एक अलग एनर्जी अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है। तो ये एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो यहाँ से हो सकता है कि A से और B में कोई जंप कर जाए। ठीक है, A से B में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर जो स्पेक्ट्रा आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप 10⁻1 की कैटेगरी का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी का होता है। तो इस एनर्जी गैप की वजह से काफ़ी हाई एनर्जी या तो गेन होती है
मतलब या तो इमिट हो सकती है, या अगर ये गेन कर रहा है तो भी ये लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप कर जाएगा। यानी कि यहाँ इमिशन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड बोथ इन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब विजिबल रीजन आएगा या फिर अल्ट्रा वायलेट आएगा। और इसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻1 माइक्रो से 10⁻⁻2 माइक्रोमीटर की कैटेगरी की होती है। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं 0 1 2 3 V से डिनोट करते हैं। रोटेशनल लेवल्स हैं जिसे J से डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 5। और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है A और B। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में भी ट्रांसफर हो सकता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अपने आप में वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों को कंसिस्ट करते हुए होता है, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जबकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो अपने अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को कंटेन करता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और जबकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है अपने आप में इंडिविजुअल लाइंस होती हैं और एक ही वाइब्रेशनल लेवल के दो अलग अलग रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है प्योर रोटेशनल में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।